खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात के नतीजे में इक़्तिदार में आई। एक मुश्किल दौर था, बहुत वादे किए थे कौम से तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे जुलूसों में, अपने मंशूर में, अपनी इंतखाबी मुहिम में, और इस बात का उन्होंने लोगों को कभी उम्मीद दिलाई थी इस बात की कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो उन हुकूमतों से बेहतर परफॉर्म करेंगे जो माजी में पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही हैं। ख़ास तौर पे करप्शन से पाक पाकिस्तान देंगे कौम को। इसके साथ जो गवर्नेंस के इशू हैं, ब्यूरोक्रेसी के इशू हैं और आवाम के मसाइल हल नहीं होते, उसका वो अजाला करेंगे। इसके साथ जो मुआशी इशारिये थे नून लीग की गुज़श्ता हुकूमत के आखिरी दौर में, वो डिक्लाइन टूवर्ड्स डिक्लाइन, नीचे की तरफ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली तो शायद तहरीक इंसाफ को यह अंदाज़ा नहीं था कि मसाइल इतने गंभीर होंगे। कितने पाकिस्तान पे कर्जे हैं, डॉलर को आपने किस तरीके से कंट्रोल करके रखा था, और जब डॉलर को आपने छोड़ा तो किस तरीके से डॉलर ने एक जंप ली और ओवरऑल पूरी इकॉनमी पे उसका असर पड़ा। तो ये वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखने पड़े अपने शुरू के दिनों में। और लेकिन उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया। कुछ गलतियां भी यकीनन हुई होंगी, लेकिन इसके साथ जो एक सिमत थी, एक डायरेक्शन थी, वो बड़ी सही रही, पॉजिटिव रही। बहुत तनकीद भी हुई उन पे। और एक बात जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी कोई भी हुकूमत मुल्क में आके इस्लाहात का अमल शुरू करती है तो ना सिर्फ उसे रेजिस्टेंस मिलती है, बल्कि आपके जितने भी सेक्टर्स हैं वो थोड़े अरसे के लिए आपका डिक्लाइन शो करते हैं, नीचे की तरफ आपको उनके इंडिकेटर्स नजर आते हैं। लेकिन जब ये इस्लाहात का अमल एक नतीजे पर पहुंचता है या एक कामयाबी से आगे बढ़ता है तो फिर टेक ऑफ स्टेज आ जाती है। तो इस वक्त हम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो 3 साल अपने गुजारे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के दीगर सेक्टर्स जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक टेक ऑफ स्टेज में है। और जब ये टेक ऑफ होगा, अगले 2 सालों में यही पेस अगर रहा, तो यकीनन पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे 2018 की निस्बत, जब 2023 में एक बार फिर मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मैं मौशी एक तज्ज़िया आपको पेश करने जाऊंगा, और हमारे साथ मेहमान भी होंगे इस पर गुफ्तगू करने के लिए। तो हाल ही में जो एक सर्वे हुआ उसके मुताबिक 50% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है बिजनेस कम्युनिटी में कि पाकिस्तान में बिजनेस करना आसान है, बेहतर है, सरमायाकारी के रोशन मौके यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अभी हाल ही में जो एक सर्वे रिपोर्ट आई जिसको वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया, उसके तहत ये जो है मैं आपको ये एस्टिमेट बता रहा हूँ। इसके साथ जो आपकी रेमिटेंसेस जो गैर मुल्की पाकिस्तानी गैर मुमालिक में रहते हैं, वो जो पैसे पाकिस्तान में भिजवाते हैं, उसमें एक रिकॉर्ड इजाफा हमें देखने को मिला। फिगर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। रोज़ाना इसको हम हाईलाइट भी अब मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ मीडिया ये करता है। और रोशन डिजिटल अकाउंट जो एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, उसके ज़रिए जितने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है और जितने मौके दिए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो भी एक अपनी मिसाल आप हैं। हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई गुज़श्ता माली साल में, और इस दफ़ा भी हाईएस्ट एक टारगेट रखा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। तो वो यकीनन एक ये भी एक हुकूमत की कामयाबी, इसको गर्दाना जा सकता है। मुआशी अशारियों के साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का, उन्होंने पाकिस्तान के लिए हम वक्त अपना वो मसरूफ़ रहे हैं, पाकिस्तान की मदद की है। और उनका एक दरीना मुतालबा था कि उनको वोट देने का राइट दिया जाए, हक दिया जाए। जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब हम पैसे वसूल करते हैं मुख्तलिफ मद में, या रेमिटेंसेज अरबों डॉलर की हम वहाँ से लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारी एक इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, लेकिन जब उनको वोट देने के हक की बात आती है तो मुख्तलिफ सियासी जमातें तरह तरह की बातें करती हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात की बात आगे बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पर अभी तक कोई सियासी कंसेंसस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द अपोजिशन पार्टीज या उनके खदशात जो हैं, लेकिन ये मरला भी कामयाबी से हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ एक बड़ी अहम चीज़ वो ये कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जो पोल्यूशन या आलूदगी माहौल में तो नहीं फैलाते, लेकिन उसका शिकार सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इनिशिएटिव है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, इसके साथ दीगर जो प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिसकी तारीफ मुख्तलिफ फोरम पे आलमी रहनुमाओं ने और इदारों ने पाकिस्तान की है, वो भी एक कारकर्दगी जो है एक अच्छी गर्दानी जाएगी यकीनन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एहसास प्रोग्राम या और इसके साथ साथ जितने एलाइड प्रोग्राम्स हैं कि अरबों रुपए का ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, जिसके तहत जो गरीब हैं चाहे उनको मुफ्त खाना खिलाना हो,
उनको हर माह पैसे देने हों, उनको रोज़गार के मौके मुहैया करने हों, उनको कर्जाजात देने हों। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, उन लोगों को केटर किया गया जो गरीब तबका है पाकिस्तान का, जो आम तौर पे बैंक्स में जाके पैसे नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत बहुत आसानी से बगैर किसी कोलैटरल के, बगैर कोई गारंटी दिए वो ये रकूम वसूल कर सकते हैं और इसको अपने कारोबारी मकासद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम एक और इनिशिएटिव है जो यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और इसके साथ साथ अभी आपने ये देखा होगा कि यूनिवर्सल करिकुलम कि पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम, ये बहुत बड़ा मुतालबा था कि किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और पाकिस्तान में जो एक डिस्टॉर्शन थी या मुख्तलिफ जो तालीमी निज़ामात चल रहे थे उनके तहत जो समझ नहीं आ रही थी किस तरीके से एक नेशनल करिकुला बनाया जाए और उसके तहत जो एक आपने रियासत पाकिस्तान ने दिखाना है, बताना है, अपने बच्चों को ग्रूम करना है, वो एक स्ट्रीमलाइन किया, जिसकी वजह से एक आगे चल के हमें एक ऐसी नस्ल मिल सकती है कि जिनका बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एतमाद होगा। और इसके साथ साथ ये ज़रूर आप जहन में रखिएगा, ये तमाम चीज़ें उस दौर में हुई कि गुज़िश्ता 2 साल से हम कोविड-19 जैसी बला का सामना कर रहे हैं और ये वो बला है कि जिसने बड़ी बड़ी मईशतों को, बड़े बड़े ममालिक को हिला के रख दिया। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको टैकल किया, जो स्ट्रेटजी बनाई, उसकी तारीफ जो है बहुत आलमी रहनुमाओं ने, यूनाइटेड नेशंस ने और दीगर इदारों ने और वर्ल्ड WHO ने इसकी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया। कंपेरिजन किया जाता है पाकिस्तान और भारत का कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरीके से हमने किया और कैसे भारत की इस पर गुफ्तगू करते हैं। दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे। इस वक्त खालिद जहांगीर भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सनतकार हैं और पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री के सरपरस्त आला भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने का। एक तो मैंने एक पिक्चर पेश की और आपने इतना इंतज़ार किया, इसके लिए मैं माजरत खाऊँ। सवाल ये है कि जो ये पाकिस्तान की इकॉनमी है इसको बड़ा कहा गया कि जी ये स्लो है, नीचे जा रही है, कोविड और नेगेटिव और पता नहीं क्या क्या। तो हमने देखा पिछले जो GDP ग्रोथ थी वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड आई लास्ट बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में। और अब आगे आप समझते हैं कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि टेक ऑफ स्टेज। तो मैं कोई गलत तो नहीं कह गया, इसकी तस्सीह कर दें अगर। मैं उस पर बताता हूँ। पहले 2 साल तो बड़े तकलीफ़ के काटे हमने, क्योंकि गवर्नमेंट उखाड़ पिछाड़ में ज़्यादा बिजी थी। जो वो समझते थे कि जिन्होंने गलत किया उनको पकड़ना है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था शुरू में ही इंडस्ट्री को अपने साथ में लाते। और इंडस्ट्री से मुराद चंद बड़ी मछलियां नहीं, बड़े बड़े टाइकून्स नहीं, ठीक, जो ग्राउंड रूट्स पे जो एसोसिएशंस हैं तमाम कमोडिटीज़ की, तमाम इंडस्ट्रीज़ की, उनको क्लोज करते, जो कि अब इन्होंने किया है। तो पिछला साल जून के बाद हालात बेहतर हुए हैं और मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडस्ट्री का बंदा आज जून से इस जून तक वो अपने उस 2 साल के नुकसान को कवर नहीं कर पाया, कर चुका है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब 1 साल के अरसे में जो नुकसान 2 सालों में हुआ था वो कवर हो गया, कवर हो चुका है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई क्यास रही कर रहा हूँ। मैं अपनी कमोडिटी, मेरा जो स्टील इंडस्ट्री है, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि अगर कोई बंदा इस साल में उसने 2 साल का नुकसान नहीं पूरा किया तो उसको कारोबार करने का कोई हक नहीं। ये जरा बताइएगा कि आप तो मतलब पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब कारोबार एक अरसे से आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये जो अब जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको तो मतलब बहुत सारे ऐसे आप सिस्टम से वाकिफ हैं, मतलब अपना रास्ता निकालना जानते हैं जायज़ तरीके से ऑफ कोर्स। लेकिन जो नए लोग हैं, गैर मुल्की सरमायाकार हैं, पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क में रहते हैं, उनके लिए होता है कि जी पाकिस्तान में जाएंगे, सरमायाकारी करेंगे, पता नहीं क्या होगा। वो इंडेक्स जो बड़ा है वो कितना खुश आइंद है और कितना आप समझते हैं कि नई सरमायाकारी आएगी? जी, मैं आपको बताऊं, ये जितना बड़ा है मैं समझता हूं ये 20% 80% और बढ़ सकता था। उसकी वजह ये है कि आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने देखना है आपके टैक्स पेयर कौन से हैं। आपका 1 मिलियन 1.5 मिलियन टैक्स पेयर है, आपने उसको एक कंफर्ट जोन देना है। ठीक, आप नए टैक्स बंदों को जो ला रहे हैं वो करते रहें, वो सारा काम करें, लेकिन जो ऑलरेडी बंदे, मतलब हम लोग महीने का, मेरे जैसा छोटा सा ताजर भी महीने का 2-4 करोड़ रुपया रेवेन्यू गवर्नमेंट को जमा कराता है। सो आपको चाहिए उनके लिए कोई फैसिलिटीज और करें। हालांकि मैं समझता हूं पिछले 1 साल से
हम टैक्स में जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, एफबीआर के पास जाते हैं, बड़ा डिफरेंट माहौल है जो हमें पहले कम मिला है। ठीक, पहले थोड़ा नेगेटिव माइंड के लोग थे, इस वक्त जो बैठे हुए हैं उन्होंने हमें बिल्कुल अकोमोडेट किया है। सो अभी अगर इन लोगों को आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन और देंगे वो मैं तो मामला बेहतर हो जाएंगे। क्या ये मैं आपसे बिल्कुल पूछता हूँ। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। गुफ्तगू हो रही है 3 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मैंने शुरू किया कि मुआशी कारकर्दगी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये टर्न अराउंड जो था पिछले 2 साल, जैसे खालिद जहांगीर भट्ट साहब भी बता रहे थे, बड़े मुश्किल गुजरे। तो ये मैं ज़रा पूछना चाहूँगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्यों कर किया। और इससे पहले आप जवाब दें, मैं ज़रा सरदार ताहिर महमूद साहब का तारुफ करा दूँ। प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। सरदार साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। जी मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले तो आप ये बात करें कि ये पहले 2 साल मुश्किल क्यों गुजरे। उसकी वजह थी कि पीटीआई की हुकूमत ने क्या इनहेरिट किया। अगर कोई आप मोहलिक बीमारी इनहेरिट करें और आप कहें कि ये एक बीमार शख्स जो है ओलंपिक में जाके जो है पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो पीटीआई की हुकूमत ने इनहेरिट किया था खाली खजाना, बेतहाशा जिसे कहते हैं खसारे, उसके अलावा तमाम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं उससे खो चुके हुए थे, और बेशुमार जो है आलमी जिसे कहते हैं तलवारें हम पे चल रही थी। मिसाल के तौर पे करकरे, आपको याद होगा जहाज, उसका $2 अरब का एक फाइन चल रहा था। फिर उसके बाद जो है रिकोडेक, जिसका जो है आलमी अदालत से पाकिस्तान ने रिलीफ दिया, $6 अरब का जुर्माना वहां लग गया था। रूजवेल्ट जो है हमारा प्लेज हो चुका हुआ था। तो आप देखेंगे कि वो 2 साल क्यों तकलीफ में गुजरे। वो 2 साल इसलिए तकलीफ में गुजरे कि इन तमाम चीजों से पहले आपका छुटकारा होगा तो फिर आप जाके जो है रीबिल्डिंग करेंगे ना। वेरी राइट। तो जो है रीबिल्डिंग पहले दिन से तो शुरू हो ही नहीं सकती थी। तो जब वो तमाम चीजें जो रिस्क हैं, खसारे को $19 अरब से $1.8 अरब पे ले आए, खजाना जिस दिन ये आए थे $16 अरब थे, आज उसको $28 अरब पे ले गए। तो वो तमाम समरात, फिर ये रिकोडेक से जान छुड़वाई आपकी, ये करकरे से जान छुड़ाई, तो फिर अब जो है रीबिल्डिंग की तरफ आ गई। तो हुकूमत ने जो है फैसिलिटीज दे दिया, पैकेजेस देना शुरू कर दिए। जैसे मैं सुन रहा था कि स्टील में इस साल जिसने नहीं कमाया वो अपना बोरिया बिस्तरा बंद करे और वो कुछ और सोचे। तो अब जो है स्टिमुलस दे रहे हैं, चाहे आप टेक्सटाइल का कारखाना हो, चाहे स्टील का हो, चाहे सीमेंट का हो, चाहे गाड़ियों का हो कारखाना आपका, चाहे अब ज़राअत हो, तो हुकूमत ने ज़राअत में फोकस करना शुरू कर दिया है। और उससे बढ़ के जो है अगर आप देखें तो सोशल सिस्टम में आप ये देखें कि सोच नहीं सकते थे हम पाकिस्तान में कि सेहत कार्ड मिलते हैं लोगों को। हम सोच नहीं सकते थे कि किसान अब जो है, पहले हुकूमत बड़े कारखानों को सब्सिडी देती थी, अब हुकूमत ने कहा नहीं, अब आप डायरेक्ट किसान को पैसे दे देते, सेहत किसान कार्ड, वो जाए और वो ले ले। एक आम आदमी को बैंक में घुसने नहीं दिया जाता था। आम आदमी के लिए जो नया हाउसिंग स्कीम आ गई, इस बजट में आप देखें तो एसएमई फाइनेंसिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। एक किसान को जो है पर फसल जो है लोन मिलेगा बगैर किसी कोलेटरल के। कोई मुजम्मिल साहब, मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ, जरा सरदार साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ। सरदार साहब ये बताएं कि आपका जो सेक्टर है बड़ा अहम है, और अभी खालिद भट्ट साहब ये बात कर रहे थे कि आपका सेक्टर चलता है, सो उससे 50, 52, 55 जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलती हैं। सो अभी जो आपको इंसेंटिव मिले कि एमनेस्टी स्कीम भी आई, उसके तहत अरबों रुपए के प्रोजेक्ट भी नए आप लोगों ने रजिस्टर किए। सो ये जो टेक ऑफ की बात हो रही है, आपका सेक्टर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये 3 साल कारकर्दगी के तनाजुर में? थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमारा जो 2016 के बाद से हमारे ऊपर बेशुमार ऐसे टैक्सेस लगे थे। ये गेन टैक्स का रजीम बेसिकली 2016 में आया था रियल एस्टेट के ऊपर, और एडवांस टैक्सेस, ये सारी चीज़ें, और वो उनका रेट्स ऐसे थे कि जो जिसकी वजह से हमारा जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, वो चल नहीं पा रहा था। उसके लिए हमने बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिश की। यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट में भी पहले साल सवा साल में हमने देखा कि कन्विंस करने में हमें मुश्किल पेश आई, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, और प्राइम मिनिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज था कोविड जैसी सिचुएशन में और आईएमएफ की इतनी मुश्किल कंडीशंस के बावजूद
हम चूँकि पैकेज में थे IMF के, तो बड़ा मुश्किल था उनको कन्विंस करना किसी भी एमनेस्टी के लिए, जबकि वो हमें रेगुलराइज करना चाह रहे थे। इसके बावजूद जैसे ही इस सेक्टर के अंदर कंसेशंस आई हैं, आपने ये देखा ये और इससे अलाइड तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक आज जो स्टील है वो 1,70,000 रुपये के ऊपर चला गया है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से 1,70,000 रुपये के ऊपर आज उसकी प्राइस चली गई है। कंस्ट्रक्शन के इतने प्रोजेक्ट्स नए शुरू हुए, रजिस्टर्ड हुए, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर जो अप्रूवल का सिस्टम है वो बेहतर हुआ है। इसी तरह ऑल इन ऑल आप अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि हर हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तमाम जो फैक्टर्स थे बड़े पॉजिटिव थे। इस वजह से ये टर्न अराउंड आपको देखने में आया अब तक की सिचुएशन। फिर इसमें कुछ लॉज ऐसे बनने थे, रेगुलेशंस ऐसे बनने थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आखिरी स्टेजेस के ऊपर है, बहुत से बन चुके हैं। एक कंपैरिजन अगर क्विकली आप दे सकें कि नून लीग की हुकूमत के बारे में एक परसेप्शन था कि जी वो बड़ी बिजनेस फ्रेंडली हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक आ जाता था कि जी वो क्योंकि रिफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो बड़ा टाइट भी करेंगे और शायद वो चीज़ ना हो। नून लीग के दौर में काम बड़ी जल्दी हो जाते थे, यहाँ पे नहीं हो रहे। सो वो जो परसेप्शन है, और आप जब ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें मालूम भी था, बिजनेसमैन भी हैं वो खुद, उनके जो पार्टी हेड्स हैं, फिर भी आप लोगों को इतना उन्होंने परेशान किया और फिर इस हुकूमत ने आके जो रिलीफ दिया, तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा कंपैरिजन ये है कि बेसिकली उन्होंने डिस्करेज किया रियल एस्टेट के सेक्टर को कि ये सेक्टर है, इसके अंदर कुछ ये जब तक नहीं रुकेगा, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा टैक्सेस भी लेके आए थे कि ये इसके अलावा इंडस्ट्री चले, रियल एस्टेट का सेक्टर। अब आई डोंट नो कि उनकी ये क्या परसेप्शन थी कि इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है वो भी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। और अब इस अगर मौजूदा हालात में अगर आप देखें तो यही सेक्टर, इसी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। इसने परफॉर्म किया है तो इसके साथ बाकी अलाइड इंडस्ट्री ओवरसीज पाकिस्तानी का रिस्पांस कैसा है? ओवरसीज पाकिस्तानी देखिए पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट और उसके बाद जो ट्रांसफर हो रहे हैं, लोगों को पेमेंट्स के अंदर सहूलत हुई है, सहूलत आई है। कोई भी जो एक्सपैट है वो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री नहीं लगा सकता, वो लोग वहाँ पे अपनी जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जो उनका सरप्लस सेविंग्स होती हैं या सरप्लस अमाउंट्स होते हैं वो अपने मुल्क के अंदर भेजते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी, और उसके अलावा वो भेजते हैं ताकि हमारा यहाँ पे भी एक कनेक्शन भी रहे, घर भी बन जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो, और कुछ हमें इसमें से इनकम भी होती रहे। सही। तो उन लोगों को ये जब ये सहूलत मिली, ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसकी वजह से लोगों को पेमेंट्स भेजने में बड़ी सहूलत हुई और हमने उनको इनकरेज किया। सही। इन शॉर्ट्स के 2018 के मुकाबले में आज आप ज़्यादा मुतमईन हैं, ज़्यादा खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए FATF के हवाले से FATF की बहुत सारी रियल एस्टेट के ऊपर कुछ पाबंदियां भी आई, लेकिन उसको भी अभी तक जितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ हमने निगोशिएट किया, हमने उनको बात समझाई और उसको भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि जो रजिस्ट्रेशन है DNFBPs की, इसको लेके भी कोई मैस क्रिएट ना हो और फियर फैक्टर ना हो, और ये स्मूथली इसी तरह प्रोग्रेस करता रहे। प्रोग्रेस करता रहे। खालिद साहब, मुझे एक वक्फा भी लेना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक सवाल का आप जरूर जवाब दें। एक बात इन्होंने की थी कि क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कुछ जो एसेंशियल रॉ मटेरियल या बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमत भी बढ़ गई। कुछ अरसे पहले स्टील की या सरिया जिसे हम कहते हैं कीमत एक थी, आज 1,70,000 रुपये टन है। सो उस पर लोग शायद तनकीद भी करें, जी ये क्या हो गया? तो ये मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कर दें कैसे हुआ। डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई तो ज़्यादा क्यों नहीं हमने मंगवाया? जी, पहली बात तो ये है कि आप आटा, चीनी, दाल को साइड पे करें, कमोडिटीज़ को साइड पे करें। लोहा यहाँ उगता नहीं है, लोहा इंपोर्ट होता है। ठीक। स्क्रैप $250 से $300 टन था और हम फ्लैट स्टील को डील कर रहे हैं $500 से $550, $600 टन था आज से 2 साल पहले। आज हमारा फ्लैट स्टील $1,000 से अबव हो गया है और जो स्क्रैप है वो $500 से अबव। सो वो डबल हो गया। डबल हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें हमने लास्ट बजट में रज़ाक दाऊद साहब से मीटिंग की, फाइनेंस से मीटिंग की, FBR से, तो हमने उन्हें कहा क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उसकी प्राइस ऊपर चली गई, तो काइंडली आप ड्यूटी टैक्सेस कम कर दें। इट वाज वेरी गुड न्यूज़ जो इन बजट में की इन्होंने, हमारी रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी 0 कर दी।
सो वी आर रियली अप्रिशिएट, उसकी वजह से आपको भी कम मिल रहा है, वरना जो पुरानी गवर्नमेंटों का स्ट्रक्चर था उस पर आपको 2.5 लाख रुपए में मिलना था। अच्छा चलें एक वक्फा ले लूं, उसके बाद मजीद आपसे इस पे सवाल करता हूं। नाज़रीन ब्रेक दें, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की और ख़ास फोकस हमने किया है कि मईशत पे, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पे। खालिद जहांगीर भट्ट साहब और सरदार ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कीमतों में इजाफे की और सारा उसका। एक मैं जो बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जो अब आपका सी पैक बन रहा है, उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह के आपको इंसेंटिव्स हैं, टैक्स में आपको रिलैक्सेशन है, वहाँ पे रुझान कैसा है? कि क्या आप चाहेंगे कि जो अभी आपकी एक जगह पे इंडस्ट्री चल रही है उसको उठा के आप वहाँ पे शिफ्ट कर दें या कोई नई इंडस्ट्री वहाँ पे लगा लें और उन रियायतों से फ़ायदा हासिल करें? देखिए जी, सी पैक जो है इस वक्त तो बैकबोन है। सी पैक अगर चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा, उससे तो बहुत बेनिफिट है। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए, जो सबसे बड़ा अलमिया है ना हमारे मुल्क में, सोशल मीडिया और व्हाट्सअप उन लोगों के हाथ में आ गया जो ऐसी फेक न्यूज़ चलाते हैं जो बड़ा अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप शाम को ये सोचते हैं कि अगर आपने कोरोना का टीका लगा लिया तो आप मर जाएंगे। ये सारी गेम तो सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पे आप चले जाएं तो पाकिस्तान तबाह भी हो गया, इकॉनमी भी खत्म हो गई है, इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, सी पैक भी पैकअप हो गया। रियलिटी में नहीं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। पिछली गवर्नमेंटें खरबों खर्चती थी इश्तिहारों पे, वो भी खरबों ना खर्चो, इतने तो खर्चो कि कॉन्फिडेंस और बिल्ट हो। हमें तो पता है, आम पब्लिक को नहीं पता। आम पब्लिक शाम को व्हाट्सएप पे जो ड्रामे देखती है वो उस पर चलती है। इस पे गौर करना चाहिए। और दूसरा, लेकिन गुज़श्ता हुकूमतों ने ये सारे इश्तिहारात ज़ाती तशहीर भी तो बड़े इस्तेमाल किए ना करे ज़ाती शेयर। देखिए ये मैं खान साहब की एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ ना कि किसी इश्तिहार में या किसी आटे के तोड़े पे खान साहब की तस्वीर नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी कि उन्होंने एक पॉलिसी खान साहब तो प्रमोशन नहीं होगी। खान साहब को हमने वोट भी इसलिए दिया था कि उनके पास तो अपना वॉलेट भी नहीं होता, उन्हें वो मनी मैन नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं। तो उनको इन चीज़ों पे भी गौर करना पड़ा। और दूसरा, उन्हें चाहिए कि वो वीकली हर सेक्टर की जो ग्रास रूट एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदों को बुलाएं, बड़े लोगों को ना बुलाएं। ठीक ठीक। हम जैसे एसोसिएशन के लोगों को मिलें, वो आपको रियलिटी से, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि स्टील मिल कैसे चल सकती है।
मतलब स्टील मिल सही। एक इतना बड़ा सोना है। और ठीक। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मामलात करे जिसमें जो टैक्स पेयर हैं और इंडस्ट्री, उनकी इज्जत बहाल हो। आजकल कुछ मामलात कारोबार के ठीक हुए हैं तो सारी इंडस्ट्री, मैं नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान नोटिस की भरमार शुरू हो गई है। इस पे भी गवर्नमेंट को चलें, मैं इस पे भी गौर करना चाहिए। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब ने ज्वाइन करने का। बात हो रही है हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पे। मैं एक जनरल व्यू आपसे चाहूँगा कि 2018 में जब हुकूमत आई और अब 2021 है, आप क्या देखते हैं कि ये जो सफ़र था मुश्किल भी था, लेकिन अब जो लोग बात करते हैं कि हम एक टेक ऑफ स्टेज पे आ गए हैं, बेहतरी आ रही है, सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एक अपवर्ड ट्रेंड है, पॉजिटिव है, तो आप समझते हैं कि ये मतलब ये हिकमत अमली कामयाबी के साथ चलाई गई जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ? मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि जब हम आए थे तो हम शायद बहुत ज़्यादा परेशान थे और हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकवरी हम देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा बेहतरी आई है और आज हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हमारे रिजर्व बेहतर हो गए हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटी फाल हो चुकी है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ा है और ये चीज इंडिकेट करती है कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आज जब आए थे और आज बहुत बेहतर हालात हो गए। हम बिल्कुल ही अपनी इकोनॉमी में रिवाइवल लेके आ चुके हैं। अब हम एक्सपेंशन की बहुत बर्बाद देख रहे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्लॉट इस वक्त मिल नहीं रहे। हर आदमी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, चाहे कोई सेक्टर उठा के लो। आप अगर हाउसिंग को ले लो, आप अगर टेक्सटाइल को ले लो, वीविंग, कंपोजिट, इसको भी, स्टील, टाइल, सीमेंट, इधर भी नजर उठाते हैं तो एक्सपेंशन हो रही है। फिर सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में जो टूरिज्म है वो तो छत पार के निकल गई। ऐसे ऐसे लोग टूरिज्म में काम करना चाहते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर हुआ है। पहले ये होता था लोग बैठ के खाने के आदी थे, अब लोग एक्टिविटीज में हिस्सा दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट भी कर रही है। वेरी राइट। अच्छा, एक सवाल है सर, सवाल ये है कि कुछ मुआशी तज्जियाकार उन्होंने मेरे प्रोग्राम से भी बात की कि हमें एहतियात से भी चलना है, हमारे सेक्टर्स चल रहे हैं, पैसा में बाहर से जो है रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, लेकिन हम कोई ऐसा इतनी तेज़ी से ना जाएं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवर हीट हो जाए। वो ये कहते हैं कि जी कैपेसिटी को भी देख के आपने आगे चलना है, कि आपने इतनी तेज़ गाड़ी नहीं दौड़ा देनी कि आपका इंजन सीज हो जाए। ये ठीक बात है या इस पे मतलब ये ऐसी बस फजूल तज्जिया है? मैं आपको बताता हूँ, देखें, हमें एहतियात तो करनी चाहिए और जो बंदा इंडस्ट्री लगा के बैठा है वो ऑर्डर उतने ही लेगा जितने वो दे सकता है, वो अपनी इज्जत खराब नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे नहीं करी थी काफी अरसे से, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी तो जितनी भी बड़ी से बड़ी भी एक्सपेंशन लोगों को करनी है वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके डिमांड दिख रही है। पाकिस्तान में लोगों का तो बड़ा है, परसेंट का इनकम बड़ी है और ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अब आपको आगे एक्सपेंशन में जाना है। आपके यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा निकल रही है, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाए, चाहे आप लाइव स्टॉक को देखें, चाहे आप डेयरी को उठाएं, हर जगह डिमांड निकल के आई है। और ये जो चीजें दिख रही है ना, पहले ये होता था कि ब्लैक इकोनॉमी आपकी पैरेलल चलती थी, अब ऑलमोस्ट वो किल हो चुकी है, अब आपकी एक्चुअल इकोनॉमी चलनी शुरू हुई है। तो ये बहुत बड़ा फर्क। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक आखिरी सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िदीन ये बात करते थे कि इन्हें वफाक में हुकूमत करने का तजर्बा नहीं है और वज़ीर आज़म इमरान खान ये पहले क्योंकि कभी कोई अवामी ओहदा इनके पास नहीं रहा, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, तो शायद ये परफॉर्म उस तरह नहीं कर सकेंगे। क्या इस कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है उन नाक़िदीन को जवाब देने में या मज़ीद काम करना है? मैं तो आपको एक बात कह दूं कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने जितने पैकेजेस दिए हैं, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया है, हाउसिंग को जितना फोकस किया है, टेक्सटाइल को जितना फोकस किया है और इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा आउटसाइड वो कामयाब रहे। और अगर ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब
इस एक्सपीरियंस ना होते हुए इतना अच्छा काम कर दिया, तो फिर एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा? सही, बिल्कुल ठीक। तो हम नहीं कह सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम किया। मैं ये कह सकता हूँ कि इनके साथ जो टीम है शायद वो थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन वो खुद उस कमजोरी को खत्म इसलिए कर देते हैं कि वो उनकी अपनी जगह पे वो 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, जो उनकी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उससे 10 टाइम ज्यादा काम कर रहे हैं। सही, मैं ये सही। समझता हूँ कि अगर कहीं थोड़ी सी कमजोरी है तो वो कमजोरी इनके काम करने की वजह से चुक गई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को ये कहने की जरूरत है। पाकिस्तान के सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि हमारे मुल्क ने क्या परफॉर्म किया है। ठीक। और आप पाकिस्तान के कहीं भी चले जाए, आपको हर जगह एक्टिविटीज मिलेगी, और वो भी कोविड के दौरान। अब ये कोविड लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ और बड़ी एक्टिविटीज हम देखेंगे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरदार साहब ये बताएं कि अभी आपने कहा था कि जी ये रेगुलेशंस पास हो रहे हैं, काम तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर कोई नई हाउसिंग सोसाइटी आ रही है या कोई नया प्लाजा बन रहा है, कोई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के काम हो रहे हैं, सो हमें ये बताया जाता था कि जी बड़ा मुश्किल है, कई जगहों से अप्रूवल लेनी है, फाइल को पहिए लगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो वो कुछ स्मूथ हुआ है अब इन दिनों में जिस तरह ये 3 सालों में? जी, इन रेगुलेशंस की वजह से एक 45 डेज़ के अंदर आपने अप्रूवल देनी है। 45 डेवलपमेंट अथॉरिटी बाउंड है कि वो 45 डेज़ के अंदर आपको रिस्पांस दे और आपका जो लेआउट प्लान है उसको अप्रूव करे। अभी भी इस जगह पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर एक ऐसी मॉनिटरी टीम बैठनी चाहिए कि जो इनकी कारकर्दगी का मुसलसल जायज़ा लेती रहे और ये देखती रहे कि कितनी अप्रूवल्स आई, उनमें से कितनी अप्रूवल्स हो गई, कितनी पेंडिंग है, जो पेंडिंग है तो उनकी पेंडिंग होने की वजह क्या है। कि एक तो ये हो कि इसकी वजह से जो एक नॉर्म थी कि बग़ैर पहिए के आपकी फ़ाइल नहीं चलती, ताकि इन चीज़ों के ऊपर काम हो सके और लोगों का जो अमानतें लोगों के पास आती हैं तो उसको वो बेहतर यूटिलाइज़ कर सकें, बजाय ये कि वो पैसा जो है वो डाउन द ड्रेन चला जाए और रिश्वतों के अंदर चला जाए। तो उसको मॉनिटर करने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिजिड लोग हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर, जो साल से वहाँ बैठे हैं और वो आपको कोई सहूलत देना चाहते नहीं हैं। उनसे काम लेने के लिए उनको उनके ऊपर अगर मॉनिटरिंग होगी उनकी, तो फिर ही हम उनसे काम ले सकते हैं, वरना उसका वो मुश्किल काम है कि एक 70-72 साल से हमारा एक तरीक़ाकार चल रहा है और उसको अगर आपने चेंज करना है तो उसको चेंज करने। ऑटोमाइजेशन जो है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम से कम हो और आप जो इन चीज़ों को डिजिटलाइजेशन पे जाएं और वहाँ भी वहीं आपकी सबमिशन हो, वहीं से आपको उसकी ईमेल्स आएँ कि आपकी ये कमी है, ये बेशी है, तो उसको आप पूरा करें। और ह्यूमन इंटरेक्शन जितनी कम होगी उतना ज़्यादा ये सिस्टम ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। ठीक। खालिद साहब, ये अगर पेस ऑफ वर्क या प्रोग्रेस जारी रही तो 2023 में आप क्या सूरत हाल देखते हैं? क्योंकि कोई भी हुकूमत अगर हम समझते हैं कि वो अवाम के पास जाएगी कि दोबारा मैंडेट हासिल करने के लिए, सो यही बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे कि जी आपने मईशत के लिए क्या किया, रोज़गार के लिए क्या किया, गुर्बत कितनी मिटाई, सेहत की क्या सहूलियात दी। सो ये सारे काम जो मैंने इसमें थोड़े से मेंशन भी किए थे, ये काम इसी तरीके से इसी पेस से भी चलते रहें। सो आपके ख्याल में 2023 में आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए जी, अगर तो इसी पेस से चलते रहे, बल्कि इस पेस में नहीं बल्कि इससे पेस बढ़ानी चाहिए। खान साहब जब क्रिकेट में आए थे तो उनकी पेस क्या थी और आखिरी दिनों में क्या थी, तो अब बढ़नी चाहिए। 3 साल गुजरे हैं, तो अगर ये पेस रही है इससे बेहतर हुई और टैक्स पेयर की हरासमेंट ख़त्म हो गई तो 23 में खान साहब बहुत एंजॉय करेंगे। क्योंकि पब्लिक देखती है कि मेरा निज़ाम कैसे चल रहा है। लेकिन ये तो वज़ीर ख़जाना मतलब यही बार बार यकीन दहानी करा चुके हैं कि जो हरासमेंट माजी में FBR की तरफ से होती थी और जो एक कंसर्न था बिजनेस कम्युनिटी का, आप जैसे बिजनेसमैनों का, तो वो तो ख़त्म है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि CPEC, इंडस्ट्रियल जोन, ये वो, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूँ। मैं स्टील इंडस्ट्री के बिहाफ पे नहीं कर रहा, जी, तमाम इंडस्ट्री के ऊपर।
खान साहब क्योंकि खुद तो बिजनेसमैन नहीं है, उनको तो जो उनके राइट लेफ्ट है वही बताते हैं। अब किसी ने उन्हें कहा है कि आप फलां बैकवर्ड एरिया में एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएं और वहाँ सहूलियात दें, वहाँ बनाएं, कोयटा में बनाएं, बलोचिस्तान के किसी गैर आबाद इलाके में बनाएं, फाटा वाटा में, दरगई में बनाएं। आपको सोचना पड़ेगा कहीं आप स्मगलिंग के लीगलाइज अड्डे तो नहीं खोल रहे। और दूसरा, छोटी सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में, मेरी स्टील की इंडस्ट्री 50 करोड़ से 1 अरब के दरमियान उसकी कॉस्ट है, कोई लोन नहीं, लोन जाके फिर आता है आपकी एलसीज पे। अब वो बंदे जो जगह जगह पे लगा के बैठे हुए हैं, अब वो इंडस्ट्री उखाड़ के तो लेके जा नहीं सकते, और वो आगे 2023 तक की सहूलतें दी हुई हैं। फिर इन्होंने पिछले हफ्ते कानून बनाया कि स्मगलिंग में वो पकड़ा गया उसे 10 साल कैद, 5 साल कैद। भाई स्मगलिंग के अड्डे तो हमने लीगलाइज खोल दिए हैं। लेकिन देखिए आप सी पैक के ऊपर जो जोन्स आप बनाने चाह रहे हैं, सो वो तो एक नेचुरल चीज है कि अगर वहां से आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन होगी और उधर आपकी इंडस्ट्री लगेगी। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मेरी स्पिरिट को मैं कहता हूं कि आप ऐनक बनाते हैं, मैं भी ऐनक बनाता हूं, मेरा रॉ मटेरियल, मेरी कॉस्ट और आपकी कॉस्ट में फर्क नहीं। सी पैक बीच में कहां से आ गया, इंडस्ट्रियल जोन फाटा बाटा कहां से आ गए, ये गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जहां जहां लगाए हुए हैं वहां जाके देखे तामीराती काम क्या हुए हैं। फाटा बाटा में आपको कख नजर नहीं आएगा, और 5-5 लाख टन स्क्रैप वहां चला गया। चलें, ठीक, इस पे यकीनन आपकी बात कंसर्न लोगों ने सुनी होगी, तो यकीनन इस पे स्मगलिंग को बिल्कुल वो उनके डोर पे बात करेंगे। सरदार साहब जी, पूरे पाकिस्तान में जा जाएं ये खुले हुए। एग्जैक्टली सरदार साहब, ये जो एफबीआर की बात हो रही थी, बहुत रिफॉर्म्स आए हैं एफबीआर के अंदर, नो डाउट, और जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड आपने हासिल की, अगले साल का एक रिकॉर्ड टारगेट आपने सेट किया है। जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है आपकी और जो जितने आप लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि जी वो टैक्स देने से हिचकिचाते हैं या वो नेट में नहीं आना चाहते, और हुकूमत जो है वो शायद एफबीआर ने गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान कुछ नोटिस वगैरह भी आपको सर्व किया है कि जी आप बताएं क्या है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, इसको स्ट्रीमलाइन करने का तरीक़ेकार क्या है? अब थोड़ा सा अगर देखिए जी, हम तो एडवोकेट हैं फाइलर्स के, टैक्स पेयर्स के। बेस ब्रॉड होगी तो लोगों के ऊपर जो बोझ है वो कम होगा, टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ कम होगा, लिहाजा बेस ब्रॉड होनी चाहिए। जो नोटिस रियल स्टेट वालों को पिछले अरसे में आए वो डिफरेंट हैं। वो DNF BPs जो फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो DNF BPs हैं उनको रजिस्टर्ड करने के लिए FBR को बेसिकली ये जो कानून पास हुआ तो उसमें FBR के ज़िम्मे ये काम लगा कि DNF BPs को रजिस्टर्ड जो करना है वो FBR ने करना है, और फिर DNF BP का एक अलहदा से डायरेक्टरेट बनाया गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रियल स्टेट का काम करने वाले जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को, और जो हमारे सुनियारे हैं उनको और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको रजिस्टर्ड किया जाए ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा या टेरर फाइनेंसिंग का पैसा इस सेक्टर के अंदर आके पार्क ना हो सके। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल स्टार्ट किया गया और उसी सिलसिले में ये नोटिस भी सर्व किए गए। उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट किया, उस प्रोसेस सारे को जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिंप्लीफाई कर दिया। और अभी हमारी लास्ट जो DG DNF BP के साथ मीटिंग हुई बड़ी पॉजिटिव थी, और उसमें हमें जो है वो एक 3-4 पेजेस का एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा एक हमें तरीक़ाकार दे दिया गया है, जिसके मुताबिक तमाम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्टर्ड होना है और अपने पास जो भी वो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग करनी है अपने पास। और अगर कोई ऐसा ID कार्ड के नंबर से के थ्रू वेबसाइट के ज़रिए नेक्टा की या दूसरी अगर कोई ऐसा हम उसको चेक करते हैं, और कोई अगर वो लोग जो कि फोर्स स्केड्यूल में हैं उनमें से कोई अगर रियल स्टेट की तरफ आता है तो उसके लिए एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो 3 सालों में इंसेंटिव मिले हैं हाउसिंग सेक्टर को, ये कितने अहम और इससे फ़ायदा क्या हुआ है? कितने, कोई आपके पास आइडिया होगा, लोगों को रोज़गार मिला है, बिजनेस में कितना इजाफा हुआ है, टैक्स आपने माजी के मुकाबले में कितना ज़्यादा दिया है, ये थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। देखिए जी, टैक्स कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो जो पिछले साल से जो पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो रियल एस्टेट के सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, और
ये जो लास्ट बजट गुजरा है और जो लास्ट साल जो फिस्कल ईयर था, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है और पिछले अरसे में कंट्रीब्यूशन में बहुत फ़र्क है। और अभी पेस पकड़ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का पैकेज। अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसी इंक्लाइन है इस तरफ कि इसको कैरी ऑन होना चाहिए, इसमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारा नए सेक्टर्स खुले हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई हैं, हाउसिंग के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हम चूँकि तकरीबन 10 मिलियन के करीब घरों की कमी का शिकार हैं और उसमें 0.7% हर साल मज़ीद इजाफा होता जाता है। तो एक तो हमें उसको कैटर करने के लिए ये जो हाउसिंग इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल इसी तरह इसी पेस के साथ अब लोगों का जो ग्राउंड वर्क था या जो होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सेक्टर और बेहतर परफॉर्म करेगा और ज़्यादा इकोनॉमिकली यानी इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर इस सेक्टर का वो और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक ठीक। खालिद भट्ट साहब, फाइनली जी ये बताएं कि एक हुकूमत की जिम्मेदारी है आप लोगों को इंसेंटिव्स दे, आपके लिए कारोबार के मौके आसानियाँ पैदा करे और जो आपकी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें पूरे करे, लेकिन इसके साथ फिर आप जैसे जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी आ जाती है। वो जो जिम्मेदारियाँ हैं इस 3 साल के बाद जो आपको सहूलियात मिली हैं वो आप अदा करने के लिए किस तरीके से तैयार हैं कि आपने टाइम पे टैक्स देना है, सही जायज़ टैक्स देना है और बाकी लोगों को इनकरेज करना है कि जो मतलब कुछ गड़बड़ मैं आपकी ये परसेप्शन ठीक कर देता जी। जो इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान में कमोडिटीज़ की, वो सारी इंपोर्ट होती है, मैं तो सारा टैक्स पोर्ट पे दे देता हूँ। ठीक नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का इस वक्त वो क्या है, फर्ज क्या बनता है? मैं बताता हूँ जी। मेरे पे मैं एज ए पाइप मैन्युफैक्चरर, सरिये वाले हो गए, प्लास्टिक वाले हो गए, मतलब 50 इंडस्ट्रीज में आपको गिना सकता हूँ जो आपको एडवांस इनकम टैक्स, आपको सेल टैक्स, हालांकि सेल टैक्स शुड बी ऑन द सेल पोर्ट पे, कस्टम ड्यूटी, थैंक यू टू रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने इस मरतबा में फ्री कर दिया है, तो ये आवाम को ही तोहफा दिया उन्होंने, जिससे वो प्राइस थोड़ी नीचे, ये सारे टैक्स हम दे रहे हैं। जो आगे मर्चेंट है टैक्स का इशू उसका है। अच्छा, हमें कहा जाता है कि उसको खींच के लाओ, ठीक है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैंने अपना मटेरियल इसी मंडी में बेचना है, मैं सादे लफ्जों में बताता हूं, अगर वहां टैक्स पेयर नहीं है तो मैं गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करूंगा कि मैं उनको लाऊं और फिर करूं, मेरा तो 2 महीने में बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो इंडस्ट्री 100% लेकिन मुझे ये बताएं ना कि आपने जो एक बात की कि 2 साल का नुकसान आप लोगों ने 1 साल में पूरा किया, वो कैसे किया, क्या हुआ, क्या वजह क्या हुई? उसकी डिमांड बढ़ी, प्रोजेक्ट लगे, रियल स्टेट इंडस्ट्री खड़ी हुई, ठीक, बिल्डिंगें बनी और टैक्स में छूट मिली, टैक्स में भी छूट मिली, मतलब टैक्स तो वही दे रहे हैं। आई डोंट नो इनका टैक्स कितना है, हमें तो जो पहले कॉर्पोरेट टैक्स पड़ता था वो आज भी पड़ रहा है। हाँ, हमें कस्टम ड्यूटी पे छूट बढ़ी, वही मैं बात, सेल टैक्स हम 17% दे रहे थे, इनकम टैक्स हमारे पास एग्जाम्पशन थी, हमने गवर्नमेंट को कहा एग्जाम्पशन खत्म करो, हमसे 2% नॉन एडजस्टेबल टैक्स ले लो। हम आज और भी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट, देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, 10 इंडस्ट्रीज में गिनवा सकता हूं जो पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लगी हुई हैं, और ये जो आपने स्मगलिंग यूनिट बना दी है ना, फाटा बाटा टाइप, आप उनकी इंपोर्ट और पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट देखें 50-50 है, ये बहुत बड़ा आदमी है, गवर्नमेंट इसमें अपना रेवेन्यू लॉस कर रही है। गवर्नमेंट को होश कर नाखून लेने चाहिए, कारोबार तो ठीक जा रहा है, लेकिन ये वरी हमारी अगर सेटल ना हुई तो में भी अगले कुछ महीनों में थोड़ा डाउनफॉल आया। ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, सरदार ताहिर महमूद साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।